दो टीम टग ऑफ वॉर का गेम खेलने वाली है, लेकिन यह गेम एक बहुत ही ऊंचे ब्रिज के ऊपर होने वाला है और जो भी टीम कमज़ोर पड़ जाएगी उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। पहली टीम में एक बूढ़ा इंसान, 3 औरतें और कुछ कमज़ोर आदमी है। वहीं उनके सामने वाली टीम में बहुत ही हट्टे कट्टे लोग हैं। तो कौन जीतेगा ये गेम, चलिए देखते हैं। पिछले एपिसोड में शो के सारे मेन कैरेक्टर्स उस वैन के अंदर वापस चले जाते हैं ताकि वो फिर से पैसों के बदले अपनी लाइफ को दांव पे लगा सके। पुलिस ऑफिसर जुनहो जीहू की वैन को फॉलो करने लगता है ताकि वो अपने भाई को ढूंढ सके। वो वैन एक हार्बर में जाके रुकती है जहां उस जैसी और कई सारी वैन्स शिप में लोड की जा रही है। जुनहो फिर जीहू के वैन के नीचे छिप जाता है और किसी की भी नज़रों में ना पड़े वो भी शिप के अंदर पहुंच जाता है। कुछ देर बाद ही रेड सूट और मास्क पहने हुए स्टाफ के मेंबर्स प्लेयर्स के कानों को स्कैन करने लगते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उनके कानों में कोई ऐसी डिवाइस लगी हुई है जिसका यूज़ करके स्टाफ के मेंबर्स उनका पूरा डेटा निकाल सकते हैं। जुनहो फिर एक वैन के अंदर जाता है और एक स्टाफ के मेंबर को मुक्का मार के बेहोश कर देता है। वो फिर उसकी छानबीन करने लगता है और उसके कपड़े और मास्क पहन लेता है। उस आदमी को समंदर में फेंकने से पहले जुनहो अपनी पुलिस की आईडी उसके पॉकेट में डाल देता है, लेकिन तभी एक स्टाफ का मेंबर जुनहो को ढूंढ लेता है और उससे पूछताछ करने लगता है। वो आदमी जुनहो का सीनियर है। यहाँ जुनहो को ये बात समझ में आती है कि उनके हेलमेट पे बने शेप से ये पता चलता है कि कौन सीनियर है और कौन जूनियर। जुनहो ये कह के अपनी जान बचा लेता है कि उसकी तबीयत खराब होने लगी थी, इसलिए वो यहाँ पे आया था। वो शिप फिर एक आइलैंड में जाके रुकती है जहाँ सारे प्लेयर्स ने अपना पहला मैच खेला था। कुछ देर बाद ही सारे प्लेयर्स को एक हॉल में ले जाया जाता है। वो लोग अभी भी बेहोश है और इसी हालत में उस सबके कपड़े चेंज कर दिए जाते हैं और उनके पॉकेट में रखी सारी चीज़ें जमा कर ली जाती है। सेबियोक, जो थोड़ी बहुत होश में वापस आ चुकी है, बिना किसी की नज़र में आए अपने पॉकेट में एक चाकू छिपा लेती है। सारे प्लेयर्स की नींद फिर से उस हॉल में खुलती है जहाँ उन्हें पिछली बार रखा गया था। जीहू फिर से उस बूढ़े आदमी से मिलता है जिसका नाम इनाम है। कुछ देर बाद सांगवू और अली भी उनके पास आ जाते हैं। वो लोग मिलकर एक टीम बनाने का डिसाइड करते हैं ताकि आने वाले गेम्स उनके लिए जीतना थोड़ा ईजी हो जाए। इसी तरह गैंगस्टर डियोस को भी अपनी टीम बनाने के बारे में सोच रहा है। वो सबसे पहले सेबियोक को अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन वो डियोस्को को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए वो उसे साफ मना कर देती है। तभी वहाँ पे मिन्यो नाम की औरत आ जाती है। ये वही औरत है जिसने पहले गेम के बाद स्टाफ के लोगों से घर जाने के लिए भीख मांगी थी, लेकिन डियोस्को उसे अपनी टीम में लेना नहीं चाहता, इसलिए वो मिन्यो की इंसल्ट करके वहाँ से चले जाता है। कुछ देर बाद स्टाफ के लोगों को ये कह दिया जाता है कि उनके आज का काम पूरा हो चुका है, इसलिए वो सब अपने रूम में वापस जा सकते हैं। जुनहो, जो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, उसे मिले रूम की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन वो अंदर जाके देखता है कि उसके रूम में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। रात में मिन्यो ये कह के तमाशा बनाने लगती है कि उसे वॉशरूम जाना है। स्टाफ के मेंबर उसे जाने की परमिशन तो दे देते हैं, लेकिन तभी सेबियोक वहाँ पे आके उससे पहले बाहर चली जाती है। यहाँ ये पता चलता है कि मिन्यो ने अपने अंडरवेयर में सिगरेट का एक पैकेट छुपा के रखा था और वो बस स्मोक करना चाहती थी। तभी सेबियोक अचानक से उसके स्टॉल में आ जाती है, फिर ऊपर बने वेंट के गेट को खोल के उसके अंदर चली जाती है। वो रेंगते हुए किचन तक चली जाती है। सेबियोक वहाँ पे देखती है कि स्टाफ के लोग बहुत बड़े कंटेनर्स में चीनी को पिघला रहे हैं। ये देखने के बाद सेबियोक जल्दी से वापस वॉशरूम में आ जाती है ताकि गार्ड्स उसे पकड़ ना ले। हॉल में वापस आके सेबियोक मिन्यो को सब कुछ बता देती है, लेकिन उसे लगता है कि सेबियोक बकवास कर रही है, इसलिए वो उसे ज़्यादा भाव नहीं देती। अगली सुबह प्लेयर्स की नींद वहाँ लगे स्पीकर की आवाज़ से खुलती है। कुछ देर बाद उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है जिसमें सभी को ब्रेड और दूध दिया गया है। जिन्हो और उसकी टीम ब्रेकफास्ट करते हुए आज होने वाले गेम के बारे में डिस्कस करने लगती है। वो सभी एक दूसरे के साथ काफ़ी घुल मिल गए हैं, खासकर इनाम और जिन्हो, जो अपने पिछले गेम के बारे में बातें किए जा रहे हैं। अली भी सभी से बहुत अच्छे से बात करता है, लेकिन सांगवू को देख के लग रहा है कि उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। उनकी बात करते समय स्पीकर में अनाउंस किया जाता है कि उनके नेक्स्ट गेम का टाइम हो चुका है। बाहर जाते वक्त सांगवू सेबियोक से पूछता है कि कल उसने क्या देखा था। यहाँ ये पता चलता है कि उसने कल मिन्यो और सेबियोक की बात सुन ली थी। सेबियोक उसे बता देती है कि स्टाफ के लोग कल बहुत सारी चीनी पिघला रहे थे। बाहर पहुँचते ही सांगवू ये नोटिस करता है कि वॉल पे बहुत सारे शेप्स बने हुए हैं। वो शेप्स देख के सांगवू को ये रियलाइज़ होता है कि वो लोग एक पुराना कोरियन गेम खेलने वाले हैं जिसमें उन्हें चीनी से बने एक स्नैक को एक नीडल से तोड़ के एक पर्टिकुलर शेप बाहर निकालना होगा, लेकिन वो इस बारे में अपने दोस्तों को कुछ भी नहीं बताता और अपने लिए सबसे ईजी शेप चुन लेता है। जीहू को कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या गेम खेलने वाले हैं, इसलिए वो अपने लिए एक अम्ब्रेला चुन लेता है जिस शेप को बाहर निकालना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन ये देखते हुए भी सांगवू उसे रोकता नहीं है। जैसे ही उन्हें चीनी से बने वो स्नैक्स मिलते हैं,
जीहू समझ जाता है कि वो बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुका है। उसे पूरा भरोसा है कि वो मरने वाला है। सांगवो और सेबिया को एक ट्रायंगल मिला है, अली को एक सर्कल मिला है, वही इनाम, डियोस्को और मिन्यो को एक स्टार मिला है। जैसे ही गेम स्टार्ट होता है, सांगवो और सेबिया बड़ी इजीली उस स्नैक से ट्रायंगल को तोड़ के बाहर निकाल लेते हैं। अली भी थोड़ी मेहनत करने के बाद सर्कल शेप को स्नैक से बाहर निकाल लेता है। वही मिन्यो एक स्लाइड के नीचे छिप जाती है और चीटिंग करने लगती है, इसलिए वो भी कुछ देर बाद ही अपने शेप को बाहर निकाल लेती है। जीहू और इनाम को अपने शेप्स को बाहर निकालने में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बहुत जल्द स्टाफ के लोग उन प्लेयर्स को मारने लगते हैं जिनसे अपने शेप्स गलती से टूट रहे हैं। सांगवू, सेबिया और अली गेम खत्म करके वहाँ से निकलने लगते हैं। किसी स्टाफ के मेंबर ने मिन्यो को चीटिंग करते अभी तक पकड़ा नहीं है, इसलिए वो भी गेम को पूरा कर लेती है। जाते वक्त वो अपने लाइटर डियोस्को को दे देती है ताकि वो भी इजीली अपने शेप को बाहर निकाल पाए। डियोस्को उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी मिन्यो कैसे भी करके फ्यूचर में उसकी टीम में रहना चाहती है। कुछ देर बाद ही जिन्हू को एक आइडिया आता है। उसे ये रियलाइज़ होता है कि वो स्नैक चीनी से ही बना हुआ है, इसलिए अगर वो उस स्नैक को चाटने लगे तो वो स्नैक और पतला होता जाएगा, जिस वजह से शेप को बाहर निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके आसपास के लोग भी उसे देख के ऐसा ही करने लगते हैं, जिसमें इनाम भी शामिल है। टाइम खत्म होने से जस्ट पहले जीहू अपने शेप को स्नैक से बाहर निकाल लेता है और अपनी जान बचा लेता है। जीहू का तरीका यूज़ करके इनाम भी इस राउंड में जीत जाता है, लेकिन जो लोग टाइम खत्म होने से पहले ऐसा नहीं कर पाए उन्हें वहीं पे गोली मार दी जाती है। गेम को मैनेज करने वाला आदमी अपने स्क्रीन पे ये सब कुछ देख रहा है। जुनो भी उसी जगह पे है, लेकिन वो अकेले ये सब रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तभी एक सीनियर स्टाफ का मेंबर वहाँ आके जुनो को डेड बॉडीज़ को उठा के अंदर ले जाने के लिए कहता है और बाद में उससे आके मिलने के लिए कहता है। लेकिन तभी एक प्लेयर जो टाइम पे अपना शेप बाहर नहीं निकाल पाया था, उस स्टाफ के मेंबर को बंदी बना लेता है। फिर वो स्टाफ के उस मेंबर को अपना मास्क उतारने के लिए कहता है। उसके ऐसा करते ही वो आदमी ये देखता है कि वो मेंबर तो 17 साल का एक बच्चा है। उस आदमी में एक बच्चे को मारने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वो अपने आप को ही ख़त्म कर लेता है। तभी गेम को मैनेज करने वाला आदमी वहाँ आ जाता है और स्टाफ के उस मेंबर को गोली मार देता है। वो जाते हुए स्टाफ के लोगों को ये कहता है कि अगर किसी ने भी तुम्हारा चेहरा देख लिया तो तुम भी मारे जाओगे। डेड बॉडीज़ को अंदर ले जाते वक्त जुनो को एक मास्क मिलता है जो उसके सीनियर का था। ये वही सीनियर है जिसने जुनो के काम खत्म होने के बाद उसे मिलने के लिए बुलाया था। जुनो फिर अपना मास्क उस मास्क के साथ एक्सचेंज कर लेता है, जिसमें एक स्क्वायर शेप बना हुआ है, ताकि बाकी लोग उसे स्टाफ का सीनियर मेंबर समझे। गेम खत्म होने के बाद सभी प्लेयर्स को उस बड़े से हॉल में वापस भेज दिया जाता है, लेकिन कुछ स्टाफ के लोग प्लेयर 111 को अपने साथ लेके चले जाते हैं। यहाँ ये पता चलता है कि प्लेयर नंबर 111 एक सर्जन है और स्टाफ के कुछ मेंबर्स डेड बॉडीज़ के ऑर्गन को बेच के बहुत सारे पैसे कमाने की फिराक में है। बदले में वो उसे आगे होने वाले गेम की डिटेल्स दे देते हैं ताकि वो जीतता रहे और उनका काम भी ना रुके। इसी बीच डियोस्को मिन्यो को अपनी टीम में ले लेता है क्योंकि उसने पिछले गेम में उसकी जान बचाई थी। लास्ट गेम में टोटल 187 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से 79 मारे जा चुके हैं। अगली सुबह उस सभी को ब्रेकफास्ट में सिर्फ एक अंडा और कोल्ड ड्रिंक की एक बॉटल दी जाती है। ये देखते ही डियोस्को कंप्लेन करने लगता है कि इससे तो उसका पेट ही नहीं भरेगा। कुछ देर बाद वो और उसकी टीम वाले सभी लाइन में दूसरी बार लग जाते हैं, जिस वजह से कुछ लोग को एक बार भी ब्रेकफास्ट नहीं मिलता। तभी एक औरत सभी को यह बता देती है कि उसने डियोस्को और उसकी टीम को 2 बार लाइन में लगते हुए देखा था। ये सुनते ही एक आदमी भड़क जाता है जिसे एक बार भी खाना नहीं मिला था। वो डियोस्को से अपना हिस्सा वापस मांगने लगता है। वो फिर गुस्से में डियोस्को के हाथ से कोल्ड ड्रिंक की बोतल छीनने की भी कोशिश करता है। ऐसा होते ही डियोस्को उसे एक मुक्का मार देता है। वो फिर उस आदमी को इतनी बुरी तरह पीटने लगता है कि वो हिल तक नहीं पाता। जब सब कुछ शांत हो जाता है, सांगवू उस आदमी को चेक करने जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी तो मौत हो चुकी है। ये देख जीहू स्टाफ के मेंबर्स से कुछ करने के लिए कहता है। वो फिर सीसीटीवी कैमरे की तरफ देख के हेल्प मांगने लगता है, लेकिन स्टाफ का कोई भी मेंबर कुछ नहीं करता। तभी अनाउंस कर दिया जाता है कि प्लेयर 271 एलिमिनेट हो चुका है। ये सुनते ही सभी को ये रियलाइज़ होता है कि इस गेम में कोई किसी की भी जान ले सकता है। तभी डियोस्को की टीम को एक आइडिया आता है। उन्हें लगता है कि वो सभी प्लेयर्स को अगला गेम स्टार्ट होने से पहले ही मार सकते हैं, ताकि पूरे पैसे जीतने के लिए कंपटीशन और कम हो जाए। कुछ देर बाद स्टाफ के मेंबर्स वहाँ पे आके डेड बॉडी को वहाँ से उठा के ले जाने लगते हैं। तभी बेसमेंट में डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो पहले की डेड बॉडी से अभी भी ऑर्गन्स निकाल रहा है। जाने से पहले स्टाफ के लोग उसे ये कहते हैं कि अगर आज जान बचाना चाहते हो तो सबसे स्ट्रॉन्ग टीम के पास चले जाना। तभी वो डॉक्टर को ये भी बताते हैं कि आज ब्रेकफास्ट में सभी को कम खाना इसलिए दिया गया था क्योंकि वो लोग चाहते थे कि सभी लोग बौखला जाए और पैसे जीतने के लिए एक दूसरे को मारने से भी नहीं हिचकिचाए। जाने से पहले वो लोग
डॉक्टर को अगले गेम की डिटेल्स दे देते हैं ताकि वो मारा ना जाए। वही हॉल में अभी भी जो कुछ भी हुआ वो सब देख सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। जीहू और उसकी टीम के बाकी लोग सारी रात जागे रहने का डिसाइड करते हैं ताकि सोते हुए कोई इन पर अटैक ना कर दे। सेबियोक को अकेले देख जीहू से उनकी टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन सेबियोक उनमें से किसी पे भी भरोसा नहीं करती है। तभी डॉक्टर वहाँ पे आके सबसे स्ट्रॉन्ग टीम ढूंढने लगता है। उसे पता है कि डियोस्कू इस गेम में आने से पहले एक गैंगस्टर था, इसलिए वो उसकी टीम के पास जाके कहता है कि उसे उनकी टीम ज्वाइन करनी है। ये सुनते ही डियोस्कू उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर कल होने वाले गेम की डिटेल उसे बताता है वो मान जाता है। तभी सभी स्टाफ के मेंबर को रात में होने वाले सीक्रेट गेम के लिए हाई अलर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि गेम को मैनेज करने वाले आदमी को पता है कि लाइट्स बंद होते ही डियोस्कू की टीम खून खराबा करने वाली है। और वो सही भी था। जैसे ही लाइट्स बंद होती है डियोस्कू की टीम उठती है और सो रहे लोगों पर अटैक करने लगती है। सबसे पहले डियोस्कू एक आदमी को सोते हुए मार देता है। उसकी चीख से बाकी लोगों की नींद खुल जाती है। गेम को मैनेज करने वाला आदमी वहाँ लगे नाइट विजन कैमरे से सब कुछ देख रहा है। तभी उस स्टाफ के एक मेंबर को रूम की लाइट्स को बार बार बंद चालू करने के लिए कहता है ताकि बाकी लोग मौत का तमाशा अच्छे से देख पाए। बहुत जल्द बंक बेड्स नीचे गिरने लगते हैं और चारों ओर लोगों का खून फैलने लगता है। डियोस्कू फिर सेबियोक पर अटैक कर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी उस पर अटैक कर देता है, जिस कारण सेबियोक की जान बच जाती है। इस पागलपन के बीच जीहू के सारे मेंबर्स एक साथ जमा हो जाते हैं, लेकिन उन्हें इनाम कहीं भी नहीं दिख रहा है। तभी सेबियोक अपनी जान बचाने के लिए जीहू की टीम ज्वाइन कर लेती है, लेकिन कुछ देर में ही डियोस्कू की टीम उनकी टीम पे फिर से अटैक कर देती है। वो लोग बुरी तरह भिड़ जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें इनाम की आवाज़ आती है जो सबसे ऊपर वाले बेड में छिपा हुआ था। वो सभी को चिल्ला के ये सब बंद करने के लिए कह रहा है। गेम को मैनेज करने वाला आदमी ये देखता है और लाइट्स फिर से जला देता है। कुछ देर बाद स्टाफ के लोग वहाँ पे आके डेड बॉडीज़ को स्कैन करने लगते हैं। तभी ये अनाउंस किया जाता है कि और 27 प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके हैं। उन डेड बॉडीज़ को फिर बेसमेंट में बने फर्नेस में जाके जला दिया जाता है। सब कुछ शांत होने के बाद जीहू की टीम एक साथ जमा होती है और वो सभी एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। वो लोग अभी तक एक दूसरे को उनके जैकेट में लिखे नंबर से ही बुला रहे थे। कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ उससे इनाम इतना डर गया है कि वो अपना नाम तक भूल चुका है। जीहू से भरोसा दिलाता है कि थोड़ा रेस्ट करते ही वो फिर से ठीक हो जाएगा। इसी बीच डॉक्टर डियोस्कू की चोट की ड्रेसिंग करने लगता है ताकि वो कल के गेम में बेटर परफॉर्म कर सके। उसकी टीम इतने सारे लोग को मार के बहुत ज़्यादा खुश है। वो तो आगे और भी लोगों को मारने का डिसाइड करते हैं ताकि सारा प्राइज मनी वो लोग ही जीत सके। मिनियो ये नोटिस करती है कि डियोस्कू अब डॉक्टर को ज़्यादा भाव दे रहा है, इसलिए डियोस्कू के और भी करीब जाने के लिए उसे वॉशरूम में ले जाके उसके साथ रात बिताती है। अगली सुबह सभी को एकदम से उठा दिया जाता है और कहा जाता है कि अगला गेम कुछ देर में ही स्टार्ट होने वाला है। कुछ देर बाद ही उन्हें खाली रूम में ले जाया जाता है जहाँ उन्हें कहा जाता है कि अपने अपने ग्रुप्स बना लो और एक ग्रुप में 10 लोग से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जीहू की टीम में पहले से ही 5 लोग हैं, इसलिए वो सभी इधर उधर जाके और 5 लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहीं डियोस्कू, जिसे पहले से पता था कि आज का गेम क्या होने वाला है, अपने आदमियों से कुछ हट्टे कट्टे लोगों को ढूंढ निकालने के लिए कहता है। मिनियो को यह सुन के बहुत बड़ा झटका लगता है जब डियोस्कू से कहता है कि वो इस बार उसे अपनी टीम में नहीं ले पाएगा। मिनियो उसकी टीम छोड़ के जाना नहीं चाहती, लेकिन डियोस्कू उसे भगाने के लिए उसे जोर से धक्का देके नीचे गिरा देता है। इसी बीच सेबियोक एक लड़की के पास जाके उसे उनकी टीम ज्वाइन करने के लिए मनाने लगती है। वो लड़की भी बिना ज़्यादा कुछ सोचे उनकी टीम में जाने के लिए रेडी हो जाती है। इनाम को छोड़ के बाकी मेंबर्स एक एक प्लेयर वहाँ ले आते हैं, जिस कारण जीहू की टीम में सिर्फ 9 ही लोग हैं। लेकिन तभी मिनियो, जिसे डियोस्कू ने अपनी टीम से भगा दिया था, जीहू की टीम ज्वाइन कर लेती है। उन सभी को फिर एक बड़े से हॉल में ले जाया जाता है। तभी उन्हें अपने सामने एक बड़ी सी ब्रिज जैसी चीज़ नज़र आती है। तभी सभी को ये भी बताया जाता है कि उनके आज का गेम टग ऑफ वॉर है। ब्रिज के दोनों तरफ एक एक टीम रहेगी और दोनों टीम को अपनी पूरी ताकत लगा के रस्सी को अपनी तरफ खींचना होगा। जैसे ही एक टीम सामने वाली टीम को खींच के नीचे गिरा देगी, वो टीम जीत जाएगी। जीहू की टीम में 3 लड़कियां और एक बूढ़ा आदमी है, इसलिए उनके जीतने के चांस कुछ कम ही है। वहीं दूसरी तरफ डियोस्कू की टीम में सभी हट्टे कट्टे लोग हैं। सबसे पहले मैच उसकी टीम और एक दूसरी टीम के बीच होने वाला है। मैच स्टार्ट होने से पहले सभी बहुत ज़्यादा नर्वस है। डियोस्कू की टीम एक झटके में इस मैच को जीत जाती है, जिस कारण सामने वाली टीम के सभी प्लेयर्स की नीचे गिर के मौत हो जाती है। कुछ देर बाद ही स्टाफ के लोग उनकी बॉडीज़ को वहाँ से हटाने लगते हैं। अगला मैच जीहू की टीम के साथ एक दूसरी टीम का होने वाला है। वो सभी बहुत ज़्यादा नर्वस है क्योंकि उनके जीतने के चांस बहुत कम ही है और जिस टीम से उन्हें लड़ना है उसमें सारे मर्द भरे हुए हैं। लेकिन तभी इनाम सभी को ये कह के मोटिवेट करने की कोशिश करता है कि
जब वो स्कूल में था वो टग ऑफ वॉर में बहुत अच्छा हुआ करता था। वो फिर सभी को टग ऑफ वॉर जीतने की बेसिक टेक्निक्स एक्सप्लेन करने लगता है। सबसे पहला रूल ये है कि सबसे सामने खड़ा इंसान एक स्ट्रॉन्ग इंसान होना चाहिए, जो पीछे खड़े बाकी प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेट करके ये बता सके कि उन्हें आगे क्या करना है। इसके साथ ही टीम का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान सबसे पीछे खड़ा होना चाहिए। सेकेंड रूल ये है कि हर प्लेयर रस्सी के अलग अलग तरफ खड़े होना चाहिए ताकि वो सभी रस्सी पे अच्छे से ग्रिप बना सके। थर्ड रूल ये है कि उन सभी के पैर सामने की ओर होने चाहिए और अपने हाथों के साथ उन सभी को रस्सी को अपनी बगल में भी पकड़ के रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि गेम स्टार्ट होते ही शुरू के 10 सेकंड उन्हें अपनी जगह पे बने रहना होगा ताकि सामने वाली टीम का रिदम टूट जाए और वो बुरी तरह थक जाए। इन सारी टेक्निक्स का यूज़ करके जीहू की टीम बस जीतने ही वाली है, लेकिन तभी सामने वाली टीम रस्सी को बहुत ज़ोर से खींच देती है। ऐसा करते ही जीहू की टीम एकदम से सामने बने गड्ढे की ओर खींची चली आ रही है, लेकिन तभी सांगवू सभी को एक नया प्लान बताता है। वो अपनी टीम को रस्सी को कुछ देर के लिए ढीली छोड़ देने के लिए कहता है ताकि सामने वाली टीम अपने बैलेंस खो दे। एपिसोड के एंड में वो सभी 3 की गिनती करते हैं और अपनी रस्सी को ढीला छोड़ देते हैं।